さて、ここからですけれども、事前に皆様から寄せられた質問などをもとに、日本経済新聞社論説委員兼国際アジア部編集員। तो निक्केई स्टॉक एक्सचेंज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। जापानी उद्यमियों का भारत में स्वागत है। रेड टेप नहीं बल्कि रेड कारपेट मिलेगा आपको भारत में, प्रधानमंत्री ने ये कहा है। साथ ही कहा कि जापान भारत के बिना अधूरा है और भारत जापान के बिना अधूरा है। साथ ही एक बार फिर से भारत की नीति लुक ईस्ट, जापान की लुक इंडिया। विकास के लिए जापान की नज़र भारत पर और भारत की नज़र जापान पर। हमने मेक इन इंडिया का नारा दिया है भारत के विकास के लिए। उद्यमियों के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे थे और इस दौरान प्रधानमंत्री ने वहां पर उद्यमियों को संबोधित करने के दौरान उनका स्वागत किया कि आपका भारत में स्वागत है। और साथ ही ये कहा कि ये देश युवाओं का देश है, सबसे युवा देश भारत है, वहां पर बहुत एनर्जी है। निवेश के लिए हमने नीतियों में बदलाव किए हैं, आप वहां पर आएं, निवेश करें। भारत में कम लागत में बेहतर फायदा होता है, ये भी प्रधानमंत्री ने वहां पर अपने इस भाषण के दौरान कहा है। भारत के 50 शहर मेट्रो बनने की कगार पर है। भारत जैसा देश दुनिया में नहीं है। निक्केई स्टॉक एक्सचेंज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे हैं और उद्यमियों के बीच, उद्योगपतियों से मुलाकात के बीच प्रधानमंत्री ने उनका भारत में स्वागत किया। कहा आपके लिए वहां पर भारत में रेड कारपेट बिछा हुआ है, वहां पर आएं और आप निवेश करें। तो मोदी ने जापानी उद्यमों को संबोधित किया है। भारत संभावनाओं से भरा देश है और यहां पर निवेश की बहुत संभावना है। ठीक है, बीजेपी नेता हैं श्याम जाजू, वो इस वक्त हमारे साथ यहां पर जुड़ गए हैं। श्याम जाजू जी, एक तरफ आज नरेंद्र मोदी की सरकार ने 100 दिन पूरे कर लिए हैं, दूसरी तरफ आज निक्केई स्टॉक एक्सचेंज में प्रधानमंत्री जो अपने 5 दिन के जापान के दौरे पर हैं, ये कहा है कि निवेश के लिए स्वागत है, बहुत सी संभावनाएं हैं इस देश में। जो भाषण आप प्रधानमंत्री ने अभी वहां पर दिया है जापानी उद्योगपतियों के बीच में, देश के उद्योगपति भी वहां पर कुछ मौजूद जो डेलीगेशन में उनके साथ पहुंचे, इस पर क्या कहेंगे आप? भारत जैसे खंडप्राय देश के लिए 100 दिन में कोई भी सरकार का आकलन करना, ये उस सरकार पर अन्याय करना है। ये बात सही है कि 100 दिन में उस सरकार के बारे में कुछ मत नहीं व्यक्त कर सकते, पर उस सरकार की दशा और दिशा क्या रहेगी इसका संकेत जरूर उसमें मिलता है। और इस विषय से अगर भारत के नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही सरकार का आकलन किया तो ध्यान में आता है इतने मूलभूत परिवर्तन, इस देश में एक परिवर्तन की राह पर चल रही एक प्रगति की रफ्तार, ये 3 महीने में जो हमें देखने को मिलती है। विशेषकर जो 3 बातों पर यह सरकार आई थी, एक आई थी भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए, दूसरी आई थी महंगाई पे लगाम लगाने के लिए, और तीसरी आई थी बेरोजगारी खत्म करके रोजगार निर्माण करने के लिए। तो ये तीनों दिशाओं में, ये 3 महीनों में जिस प्रकार का दखल पात्र काम हुआ है, जो बेसिक बुनियादी निर्णय हुए हैं और जो सरकार की एक भूमिका स्पष्ट हुई है, निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि देश की जनता केवल नारों पर नहीं चलती है, प्रोग्राम्स पर चलती है, उसके क्रियान्वयन पर चलती है। और इस प्रकार के क्रियान्वयन करने का नेता कैसी भूमिका रखता है, इस पर चलती है। उस हिसाब से अगर देखा तो 3 महीने का कार्यकाल बहुत ही समाधानकारक रहा है, संतोषदायक रहा है। देश की जनता में एक लहर चली है कि निश्चित रूप से हमने जो जो उम्मीदें इस नेतृत्व से की, इस सरकार से की, वो पूरे होने की दिशा में इस सरकार का प्रवास चल रहा है। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा जो जिस मुद्दे को मैं, जिस सवाल को मैं आपसे पूछने वाला था, उसी का आपने जवाब दे दिया। महंगाई, भ्रष्टाचार, कालाधन को आप यहां पर भूल गए। कालाधन भी एक मूल एजेंडे में शामिल था। एसआईटी का अगर गठन हुआ है, आप ये कहेंगे इसके जवाब में, तो एसआईटी सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन के दौरान, उसके बाद यहां पर डेडलाइन देने के बाद गठित की गई। सबसे पहले महंगाई का ही आप जिक्र कर रहे थे। कितनी कम हो गई महंगाई? आम आदमी को कितनी निजात दिलवा दी सरकार ने महंगाई से? एक तो पहला बजट जो पारित हुआ उसमें महंगाई रोकने के लिए 500 करोड़ का प्रावधान किया गया।
आम आदमी के लिए महंगाई को रोकने के लिए यह सरकार चिंतित है, चिंता कर रही है और उस दिशा में कदम उठा रही है, यह देने का वो संकेत था। आज का अगर रिटेल इन्फ्लेशन रेट आप देखेंगे तो रिटेल इन्फ्लेशन रेट गए क्वार्टर का था 8.31%, वो आ गया है 7.96%। तो ये यही बता रहा है सरकार ने तुरंत जो मंत्रालय महंगाई से संबंधित थे, अकाल से संबंधित थे, वो तीनों चारों मंत्रालयों की युद्ध स्तर पर मीटिंग की, उस पर तुरंत कदम उठाए और उसका नतीजा यह है कि और ज्यादा जो महंगाई से जो परेशान होने वाली जनता ठीक है। श्याम जाजू जी, आपको फिलहाल रोकना चाहेंगे यहाँ पर। सीधे एक बार फिर से निक्के स्टॉक एक्सचेंज लिए चलते हैं। वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जो लोग वहां पहुंचे वो सवाल कर रहे हैं, जो अल्टीमेटली मैन्युफैक्चरर्स के लिए और ग्लोबल मार्केट को कैप्चर करने के लिए, क्योंकि उसका अपना कंपनी का नाम तो उसके पास है, ब्रांड उसके पास है, उसको ब्रांडिंग के लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ब्रांड जिसके पास स्ट्रांग है उसको कभी भी ब्रांड के लिए चिंता नहीं रहती है। लेकिन अगर वो मेक इन इंडिया करता है तो स्वाभाविक है कि उसके लिए इकोनॉमिकली वो बहुत ही वायबल बन जाता है और कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में मैं समझता हूं बहुत बहुत ताकत के साथ खड़ा हो सकता है। जहां तक भारत में, मैंने पहले ही कहा, आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर 50 शहरों में मेट्रो ट्रेन के लिए अगर क्यू लगी हुई है, इस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को, चाहे सिग्नलिंग का हो, इलेक्ट्रिकल्स का हो, इलेक्ट्रॉनिक्स का हो, लोकोमोटिव का है, कितना बड़ा काम है। यानी ट्रिलियंस ऑफ ट्रिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट लगेगा, इतना बड़ा काम है और इतना बड़ा मार्केट मिल जाएगा। तो ऐसे जैसे मैंने कहा, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, स्वयं भारत में इतना बड़ा मार्केट है। भारत में मोबाइल फोन की डेंसिटी इतनी है, हमारी पॉपुलेशन से ज्यादा मोबाइल फोन है, आप कल्पना कर सकते हैं। और वहां का स्वभाव है, अगर आपने ठीक से एडवर्टाइजिंग किया तो आज दिया हुआ मॉडल छोड़ करके वो कल नया मॉडल ले लेता है, क्योंकि हर एक को डिजिटल गैजेट्स में इंटरेस्ट बढ़ता चला जा रहा है। हम लोगों ने एक मिशन मोड पे काम लिया है, डिजिटल इंडिया। 125 करोड़ का देश, 6 लाख से अधिक गांव। आप कल्पना कर सकते हैं कि डिजिटल इंडिया के लिए मुझे कितनी चीजों की जरूरत पड़ेगी। उसी प्रकार से एनर्जी सेक्टर, हम रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में जाना चाहते हैं। हम भाग्यवान लोग हैं कि हमारे पास सोलर रेडिएशंस बहुत अधिक मात्रा में है। सोलर रेडिएशन बहुत अधिक मात्रा में होने के कारण अगर जितनी अपग्रेडेड मॉडर्न टेक्नोलॉजी सोलर एनर्जी में कोई लेके आता है तो स्काई द लिमिट, आगे बढ़ने के लिए कितना बड़ा स्कोप है। आने वाले दिनों में हम रूफटॉप सोलर पॉलिसी लाने वाले हैं। अब रूफटॉप सोलर पॉलिसी लाने के कारण गांव के गांव आप आकर के सोलर पैनल लगा करके ये अपना खुद का बिजली के क्षेत्र में बड़े कॉम्पिटिटिव बन सकते हो। तो कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है कि जहां पर विकास की कोई संभावनाएं न पड़ी हो। और इसलिए मैं पूरा लिस्ट बनाने जाऊंगा तो बहुत बड़ा लंबा लिस्ट हो जाएगा, लेकिन मैं मानता हूं एक बहुत बड़ा काम स्किल इंडिया, हमारी कल्पना है स्किल इंडिया। मैंने देखा है कि हां, स्किल डेवलपमेंट के लिए काफी काम हुआ है। हम चाहते हैं, जैसे आपको जिस प्रकार का मैन पावर चाहिए, आप जिस इंडस्ट्री को लगाना चाहते हैं, हम हमारी जो रेगुलर टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस है, हम आपको हैंडओवर करने के लिए तैयार हैं। आप वहां पर आपको जिस प्रकार का मैन पावर चाहिए वैसे क्लासेस शुरू कीजिए, आपके ट्रेनर्स लाइए और वहीं लोकल यूथ को 6 महीने में आप ट्रेन कीजिए और उन्हीं को आपके कंपनी में एब्सॉर्ब कर लीजिए। तो हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, हमारे टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस जो ITIs हैं, अब जैसे सुजुकी के लोग हमारे यहाँ काम करने आए, तो हमने वहाँ की जो नजदीक के गांव है, वहाँ की जो ITIs है, हमने उन्हीं को दे दिया। मैंने कहा कि आप इनके क्लासेस चलाइए, आपको जैसा मैन पावर चाहिए आप ट्रेन कीजिए, मैन पावर के लिए कोई तकलीफ नहीं होगी। यानी एक ऐसा हमारा संयुक्त रूप से काम करने की आदत है और इसके कारण मैं समझता हूं काफी कुछ फायदा हो सकता है। たくさんの質問にたくさんお答えいただきましてありがとうございました。モディ首相はあまりお時間がありませんので、一つ大事な質問をしたいと思います。
経済の質問です。世界で動いている経済のトレンドです。私は世界に2つのトレンドが今起きていると思います。一つはグローバリゼーション。そしてもう一つはナショナリズムです。ナショナルアイデンティティと言ってもいいかもしれません。この矛盾するかもしれない2つをどうバランスを取っていかれるのか。モディさんは圧倒的な支持で首相になりました。有権者8億人、投票率 67%、世界最大の民主主義の選挙です。そこで生まれた次世代、新しいリーダーのモディさんは一体その2つのバランスをどう取っていかれるのか。インドは多様な国です。この多様性は強みなのでしょうか、あるいは克服しなければいけない弱みなのでしょうか。この辺のお考えを聞きたいと思います。मैं समझता हूं कि उन्होंने इतने सवाल पूछे हैं कि यहाँ की यूनिवर्सिटी के एक एक विद्यार्थी को पीएचडी करना पड़े। एक सवाल उनका यह है कि नेशनलिज्म एंड ग्लोबलाइजेशन के बीच कॉन्ट्राडिक्शन है क्या। अब मान लीजिए कोई टूरिज्म को डेवलप कर रहा है, कोई मुझे बताएं कि टूरिज्म एक प्रकार से मानव को एक वैश्विक मानव बनने के लिए अवसर देता है टूरिज्म, लेकिन क्या वो अपनी आइडेंटिटी गंवा देता है क्या? कभी नहीं गंवाता है। और इसलिए मैं इसको एक प्रकार से एक्सपांशन मानता हूं, मैं कॉन्ट्राडिक्शन नहीं मानता हूं। एक मानव का विश्व मानव बनने की दिशा की एक प्रक्रिया मानता हूं। कॉन्ट्राडिक्शन तो तब होता है कि जब व्यक्ति अपने नेशनलिज्म के ईगो को लेकर के दुनिया को नकारता है, दुनिया के सामने संघर्ष का मूड बनाता है, तब जाकर के संकट पैदा करता है। जो दुनिया को अपनी मानने की कोशिश करता है, संवाद को बढ़ावा देता है, वहां संघर्ष की कभी संभावना नहीं होती है। और इसलिए एक ऐसा मैनिफेस्टेशन है, और मैं मानता हूं इसको हमने बल देना चाहिए। और मैं जिस परंपरा से आया हूं और जिस सांस्कृतिक विरासत का जापान को भी लाभ मिला है, अगर बुद्ध को हम देखें तो बुद्ध एक नेशन को रिप्रेजेंट करते थे, लेकिन ग्लोबल इन्फ्लुएंस के लिए वो सफल हुए। न कभी उनके नेशनल कैरेक्टर को कॉन्फ्लिक्ट आया, न उनके ग्लोबल इन्फ्लुएंस को कॉन्ट्राडिक्शन हुआ। और आज अपनापन जापान के साथ मैं भी महसूस करता हूं, जापान भी भारत के साथ अपनापन महसूस करता है। और हम उस सांस्कृतिक विरासत के धनी हैं जहां पर सारे ब्रह्मांड को परिवार मानने की कल्पना है। हम इस विचार के लोग, हम जय जगत कहने वाले लोग हैं, हम वसुधैव कुटुंबकम की बात बताने वाले लोग। दुनिया में आज टेक्नोलॉजी के द्वारा ही कहा जा रहा है कि इट्स अ ग्लोबल विलेज, ये शब्द प्रयोग हो रहा है। लेकिन मैं जिस परंपरा से आया हूं, जहां वेद काल में वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व एक परिवार है, उस फिलॉसफी को लेकर के हम बड़े हैं। और इसलिए मेरे लिए नेशनलिज्म और अपनी राष्ट्रभक्ति, पैट्रियोटिज्म, इसका मैनिफेस्टेशन है पूरे विश्व को अपने बाहुपास पे लेने का। देयर इज नो कॉन्ट्राडिक्शन एट ऑल। モディ首相、明快なお答えありがとうございました。モディ首相、どうもありがとうございました。मैं आपका बहुत आभारी हूं, क्योंकि मेरी पसंद के कुछ सवाल थे। मैं इस पर घंटों बोल सकता हूं, लेकिन समय की सीमा है। लेकिन फिर भी आखिरकार मेरा विषय तो इतना ही है, बाकी वैश्विक परिवेश की चर्चाएं जो होती रहे। भारत आपका स्वागत करने के लिए तैयार है। आप मेक इन इंडिया इस संकल्प के लिए तैयार हो जाइए, और मेक इन इंडिया के लिए जो भी सुविधाएं चाहिए वो सुविधाएं आपके लिए प्रस्तुत हैं। धन्यवाद। モディ首相、どうもありがとうございました。
तो जापानी उद्योगपतियों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सवालों का जवाब वहां पर देते हुए कहा, भारत गॉड गिफ्टेड देश है। ये कहा है कि भारत बहुत सुटेबल जगह है आपके लिए, आप निवेश करें, यहां पर आएं। भारत की नीति लुक ईस्ट है, जापान की लुक इंडिया, और विकास के लिए जापान की भारत पर नजर। मेक इन इंडिया नारे का जिक्र एक बार फिर से प्रधानमंत्री ने किया। इससे पहले 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से भी मेक इन इंडिया का आह्वान उन्होंने किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने 100 दिन पूरे कर लिए। सवाल ये, सरकार कितनी पास हुई, कितनी फेल हुई? जिन मुद्दों को लेकर सरकार सत्ता में आई, उन मुद्दों के हाल क्या हैं? खासतौर पर अब से कुछ देर पहले आप सुन रहे थे जापान पहुंचे हुए प्रधानमंत्री को, जिन्होंने एक बार फिर से युवाओं की बात की है। कितना रोजगार युवाओं को मिल पाया, महंगाई कितनी दूर हो पाई, काले धन के लिए क्या कुछ हो रहा है। सबसे बड़ा सवाल भ्रष्टाचार को लेकर भी, उसके खात्मे के लिए प्रधानमंत्री लगातार कह रहे हैं, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। लेकिन इसके बावजूद हालात क्या है देश में? भ्रष्टाचार के जो गहरी पैठ जमाए हुए हैं, गहरी जड़ें जमाए हुए। खास लोग इस वक्त इस मसले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ यहां पर जुड़ रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव श्याम जाजू हमारे साथ यहां पर हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं मुंबई से प्रियंका चतुर्वेदी, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता राघव चड्ढा हमारे साथ हैं, और वरिष्ठ पत्रकार शबना शुक्ला इस वक्त मेरे साथ यहां पर स्टूडियो में मौजूद हैं। इन सबसे हम बात करेंगे सरकार कितनी पास हुई और कितनी फेल है। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखा दें सरकार के 100 दिन पूरे होने को लेकर। 5 साल के लिए हालांकि सरकार चुनी गई है, कामकाज को परखने के लिए 100 दिन बहुत कम है। लेकिन नरेंद्र मोदी जनता से कई बड़े वादे करके सत्ता में आए थे। यही वजह है कि इन 100 दिनों की गहराई से समीक्षा की जा रही है। लेकिन इन 100 दिनों में कामकाज के रुझान से पता तो चलता ही है। सवाल ये कि जिन वादों के साथ मोदी सत्ता में आए थे, सरकार उन वादों को पूरा करने की दिशा में कितनी गंभीरता से आगे बढ़ रही है। ये रिपोर्ट आप देखिए। अच्छे दिन आने वाले, गांव गरीब के घर से बच्चे आने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले। नरेंद्र मोदी अच्छे दिन लाने का वादा कर देश की जनता का विश्वास जीतने में कामयाब रहे थे। ऐसे में उनकी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर यह लाजमी है कि जनता उनके कामकाज को कसौटी पर कसे और ये जानने की कोशिश करे कि इन 100 दिनों में उन्होंने अपना वादा पूरा करने की दिशा में कितने कारगर कदम उठाए हैं। नरेंद्र मोदी का दावा है कि उनकी सरकार के आने से देश की विकास दर में बढ़ोतरी हुई है। पहले ही क्वार्टर में 5.7% के ग्रोथ के साथ हमने एक बहुत बड़ा जंप लगाया है और इसने एक बहुत बड़ा विश्वास पैदा किया है, क्योंकि हम 4.4, 4.5, 4.6 के आसपास लुढ़कते रहते थे और एक निराशा का माहौल था। उससे बहुत बड़ा बदलाव आया है। अगर गवर्नेंस की बात की जाए तो मोदी ने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर यानी GOM को खत्म किया, मंत्रिमंडल में आपसी सहयोग बढ़ाया, सिंगल विंडो सिस्टम पर जोर दिया, मंत्रालयों को ज्यादा अधिकार दिए गए, बाबूगिरी खत्म करने के लिए सेल्फ अटेस्टेड पेपर को मान्यता, सरकारी खर्च में कटौती की कोशिश की गई और मंत्रियों की विदेश यात्राओं पर नकेल लगाई। केंद्र और राज्यों के संबंध सुधारने की दिशा में उठाए गए कदमों पर बात की जाए तो मोदी सरकार ने प्राकृतिक संसाधनों पर राज्यों की रॉयल्टी बढ़ाई। मोदी ने राज्यों को साथ लेकर चलने का वादा किया। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर जोर दिया गया। GST पर राज्यों से सहमति बनाने की कोशिश की गई। कृषि के विकास और किसानों की समस्याओं को दूर करने के लिए मोदी सरकार ने ऑर्गेनिक खेती पर जोर दिया। किसानों के लोन के लिए 8 लाख करोड़ की व्यवस्था की गई तो भूमिहीन किसानों के लिए 5 लाख तक के लोन का प्रावधान किया गया। उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए व्यापारियों को करों में राहत दी गई। छोटे उद्योगों को कई सहूलियतें देने का वादा किया गया। टैक्स सिस्टम को इन्वेस्टर फ्रेंडली बनाया गया। ई गवर्नेंस की दिशा में बड़े कदम उठाते हुए मोदी सरकार ने सिंगल विंडो सिस्टम ई-बिज लागू किया। सरकारी कामकाज में IT का इस्तेमाल बढ़ाया। ई वीजा सिस्टम शुरू करने की पहल की। महंगाई पर काबू पाने के लिए 500 करोड़ का प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड बनाया। काले धन पर SIT का गठन किया। कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए कई कदम उठाए गए। जरूरी सामान और उत्पादों की सप्लाई बढ़ाने के लिए कदम उठाए गए। जमीन के लिए हेल्थ कार्ड बनाए गए। APL और BPL के लिए 50 लाख टन चावल की व्यवस्था की गई। गेहूं की बिक्री खुले बाजार में करवाई। स्वच्छता अभियान की दिशा में सरकार ने
हर स्कूल में शौचालय का वादा किया, हर घर में शौचालय का वादा किया। हिंदुस्तान की सभी स्कूलों में टॉयलेट हो, बच्चियों के लिए अलग टॉयलेट हो, तभी तो हमारी बच्चियां स्कूल छोड़ करके भागेगी नहीं। गंगा की सफाई का अभियान शुरू किया गया। न्यायिक व्यवस्था में सुधार के लिए जजों की नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव किया गया। अदालतों में सुविधाओं के लिए 10,000 करोड़ का प्रावधान किया। साथ ही जेल सुधार की शुरुआत भी की। आर्थिक विकास की दिशा में दूसरे कदम उठाते हुए बुलेट ट्रेन चलाने का वादा किया गया है। हर गरीब को बैंक अकाउंट की दिशा में अहम काम किया गया है। 15 अगस्त को जिस योजना की घोषणा की, 15 दिन के भीतर भीतर योजना को लागू किया और आज 1.5 करोड़ परिवारों तक पहुंचने का काम सफलतापूर्वक पूरा हुआ। ऑनलाइन वीजा सिस्टम जल्द शुरू होने से हर साल 120 लाख नए पर्यटक आने की उम्मीद है। सरकार ने 5 टूरिस्ट सर्किटों के लिए 500 करोड़ रुपयों का प्रावधान किया है। शिक्षा की बात की जाए तो मोदी सरकार ने 4 साल के अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम यानी FYUP को खत्म कर दिया। साथ ही शिक्षकों की शिक्षा पर जोर दिया गया। जाहिर है, मोदी सरकार के 100 दिनों में कामकाज की समीक्षा से संकेत मिलता है कि प्रधानमंत्री अपने वादे पूरे करने के लिए जल्दी में हैं। सरकार की ये पहले 100 दिन नई योजनाओं की तैयारी और उनके ऐलान के दिन रहे। अब तक की पड़ताल से लगता है कि सरकार नई योजनाओं को लेकर संजीदा है, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरेगा सरकार की संजीदगी की परख भी हो सकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज एक्सप्रेस। 4 बड़े मुद्दे थे पूरे चुनावी कैंपेन के दौरान। अब जब सरकार ने 100 दिन पूरे कर लिए तब विपक्ष सवाल पूछ रहा है महंगाई, काला धन, भ्रष्टाचार और रोजगार को लेकर। श्याम जी, आप तो जाहिर तौर पर सरकार को पास ही करार देंगे। विपक्ष से भी हम जानेंगे कि वो किन मुद्दों पर नाकाम बता रहा है सरकार को। लेकिन सवाल है कि जितनी तेजी से सेंसेक्स चढ़ रहा है, रोज नई ऊंचाई छू रहा है, उतनी तेजी से महंगाई कम क्यों नहीं हो रही, गरीबी क्यों नहीं घट रही? जो प्रश्नों की चर्चा आप कर रहे हैं, कोई भी इकोनॉमी जानने वाला व्यावहारिक आदमी यह समझ सकता है कि 3 महीने जैसे छोटे कार्यकाल में इस प्रकार की जो बेसिक बुनियादी जिसमें परिवर्तन लाना है उसमें कितना फर्क आ सकता है। पर यह 3 महीने के कार्यकाल में इस सरकार की दशा और दिशा से यह स्पष्ट हुआ कि यह सरकार यह सब करने का, कंट्रोल करने का दमखम रखती है। जी, जीडीपी में बदलाव आया है। मैन्युफैक्चरिंग निर्देशांक बता रहा है कि सरकार प्रगति की ओर जा रहा है। जी, माइनिंग का प्रोडक्शन बता रहा है कि जो पहले तिमाही में 0.4% था वो 2.1% पर गया है। जी, रिटेल इन्फ्लेशन कम हुआ है, एक्सपोर्ट डबल हुआ है। जो 3.15% था पिछले तिमाही में वो इस बार का 7.33% है और फिस्कल डेफिसिट भी कम हुआ है। तो ये कुछ आंकड़े ये बता रहे हैं कि सरकार योग्य दिशा में पहल कर रही है, उनको अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं और लोग इससे संतुष्ट भी है। लेकिन अच्छे दिनों का इंतजार अब भी लोगों को, खासतौर पर वो आम जनता, वो गरीब तबका जो कि महंगाई की मार से जूझ रहा है। प्रियंका चतुर्वेदी, सिर्फ सरकार को फेल या नाकाम कह देने से कुछ नहीं हो जाएगा। कितना घेर पाए आप सरकार को? क्या वो मुद्दे थे जिन पर अब आप मजबूर करेंगे सरकार को कि अच्छे दिन लाइए? देखिए, जो उन्होंने वादे किए थे आम जनता को, हम जो भी मुद्दे उठाएंगे आम जनता को लेकर उठाएंगे। श्याम राजू जी जो आंकड़े दे रहे हैं, ये आंकड़े जरा उनको समझाएं जो टमाटर प्याज खरीदने जाते हैं बाजार में और उनको किन दामों पे मिलता है और उनकी जेबों में वो नहीं आते हैं। तो वो ये आंकड़े उनको समझाने की कोशिश करें। जब वो बात करते हैं कि फिगर्स अच्छे आए हैं तो एक और क्वार्टर का इंतजार करें, क्योंकि ये जो फर्स्ट क्वार्टर माना जाता है वो मई से शुरू होता है और मई में इनकी सरकार बस बनी ही बनी थी। तो आंकड़ों का फायदा उठाना ये भारतीय जनता पार्टी की आदत बनी रही है। जो मुद्दे हम उठाएंगे वो बहुत स्पष्ट हैं। इन्होंने करप्शन की बहुत बात की थी। करप्शन को लेकर जो संसद चला था उसमें किसी तरह का जिक्र नहीं हुआ था। जब महिलाओं की एम्पावरमेंट और सुरक्षा की बात करते हैं, ठीक है, इन्फ्लेशन की बात करते हैं, हमने कोई इन्फ्लेशन के काम कोई ऐसे स्टेप्स नहीं देखे, कदम उठाते हुए देखे जहां स्टेप्स उठाए हों उन्होंने ठीक करने के। जब ये
ठीक है, कुछ तकनीकी खराबी से आवाज आपकी साफ नहीं आ पा रही है। राघव चड्ढा, अब से कुछ देर पहले आपने सुना होगा प्रधानमंत्री जब निक्के स्टॉक एक्सचेंज में वहां के जापानी उद्योगपतियों से बात करे थे, एक बार फिर से उन्होंने इस बात की तरफ इशारा किया, सीधे तौर पर कहा कि दुनिया में सबसे ज्यादा युवा देश अगर कोई है तो वो भारत है। युवा होने के नाते क्या उम्मीदें हैं युवाओं को, और इन 100 दिनों में क्या उस तरफ युवाओं की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए, उनकी उम्मीदों को पूरा करने की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दी है सरकार? मैं काफी समय से इंतजार कर रहा था, उम्मीद करता हूं आप मुझे थोड़ा समय देंगे जी, अपनी बिल्कुल बात रखने का। देखिए, देश का युवा होने के नाते भी और देश का नागरिक होने के नाते भी हम सब ने कांग्रेस सरकार को पीछे कर दिया और एक नई सरकार को लाया, एक नया वातावरण बनाया और बहुत भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाई ये देश की जनता। अब ये सत्ता में क्यों आई? इन्होंने 2-3 अहम वादे करे थे। इन्होंने कहा था कि हम महंगाई खत्म कर देंगे, बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, और बहुत हुआ भ्रष्टाचार अब की बार मोदी सरकार। अब मुझे केवल ये कोई भी समझा दे कि कहां इन्होंने भ्रष्टाचार और महंगाई के खिलाफ कदम उठाया। आप इनका बजट उठाइए, बजट के अंदर ये 60,000 करोड़ की बुलेट ट्रेन की बात करते हैं, 4-4 हजार के स्टैचूज बनाने की बात करते हैं और प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड को 500 करोड़ देते हैं। यदि आप किसी अर्थशास्त्री से बात करें तो आपको बताएगा कि 500 करोड़ में तो केवल दिल्ली की महंगाई भी कम नहीं हो सकती, देश की महंगाई कैसे कम होगी? एक वस्तु ऐसी आज मुझे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बता दें जिसका दाम घटा हो। टमाटर, प्याज, रेल, तेल, सबका किराया, सबके भाव बढ़ गए और ये बात करते हैं कि हमने महंगाई रोक दी। दूसरी अहम बात भ्रष्टाचार की। देखिए, भ्रष्टाचार एक ऐसा मुद्दा है जो इस देश को दीमक की तरह खत्म कर रहा है और तमाम तरीके के वायदे मोदी सरकार ने करे, परंतु इनका चाल चरण चरित्र देखिए क्या रहा। जो ईमानदार अफसर काम करते थे, संजीव चतुर्वेदी जैसे एम्स में, उनको निकाल दिया जाता है क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के साथी के खिलाफ भ्रष्टाचार उजागर करते हैं। आप देखिए, इनके जो भारतीय जनता पार्टी के अभी अभी बने सांसद, उनके घर से 1 करोड़ 14 लाख की राशि बरामद होती है। आप देखिए जिस तरीके से इन्होंने दिल्ली की एंटी करप्शन ब्यूरो का अधिकार क्षेत्र खत्म कर दिया, उसके पंख काट दिए। तो जितने भी आप महंगाई या भ्रष्टाचार पे इनके कार्य देखिए वो नकारात्मक रहे हैं। और जहां तक इस पूरी सरकार का मूल्यांकन करने की बात है, बस मैं 30 सेकंड और लूंगा। यदि पूरी सरकार का मूल्यांकन करने की बात है तो आप इनकी विदेश नीति, आंतरिक सुरक्षा और सांप्रदायिक सद्भाव भी देखिए। हमारी 1971 के बाद जितनी सीज फायर वायलेशन मोदी सरकार के 100 दिन में हुई है, इतनी कभी भी नहीं हुई इतिहास में। आप बात करें अगर इसकी सांप्रदायिक सद्भाव की, 600 से अधिक सांप्रदायिक दंगे केवल उस पर भी बात करेंगे। राघव चड्ढा, उस पर बात करेंगे, बनी रहिए। पहले इस पर जवाब दे दें श्याम जी का। श्याम जी, आपका जवाब इन तमाम सवालों पर। नवाज शरीफ को शपथ ग्रहण के लिए बुलाया जाता है, नवाज शरीफ अपने साथ आते हैं, जैसे ही पाकिस्तान पहुंचते हैं सीजफायर का उल्लंघन इतनी बार होता है कि 1971 के बाद से पहली बार इस तरह की फायरिंग, हेवी फायरिंग वहां पर हुई है। खुद बीएसएफ के डीजी डी के पाठक ने इस बात को माना, इस बात को कहा उन्होंने। श्याम जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? हेलो, हाँ जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? मैं इसमें 1-2 चीजों श्याम जी, मेरी आवाज अगर आप सुन पा रहे हो तो आपने राघव चड्ढा को सुना होगा, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है। हर मोर्चे पर वो मुद्दे जिनके जरिए आप सत्ता में आए, नाकाम करार दिया है उन्होंने। साथ में विदेश नीति का जिक्र भी उन्होंने इस बीच कर दिया, महंगाई और काला धन के बीच में। नवाज शरीफ को शपथ ग्रहण में बुलाया गया और उसके बाद क्या हालात क्या रहे आपने देखे हैं। आप पार्टी के प्रवक्ताओं को बोलना बड़ा आसान है। जिनको कुछ करना धरना है नहीं और आरोप प्रत्यारोपों पे अपनी राजनीति चलानी है, उनके लिए बोलना और नारे लगाना आसान रहता है। जब उनको मौका मिला तो 49 दिनों में उन्होंने दिल्ली में क्या कर दिखाया और कैसे भागे, पूरी देश की जनता ने देखा है। तो वो हमारा विषय नहीं है, वो हमारा विषय नहीं है। आप पार्टी कैसे भागी है, जनता के मन से कैसे उतरी है, वो जनता उनको बता देगी। सवाल हमारे पहले दिन से, पहले क्षण से मोदी जी ने जो काम शुरू किया, सार्क देशों के लोगों को बुलाया और सबके सब आए और पहले दिन केवल सेलिब्रेशन मूड में नहीं रखा, दूसरे दिन उनसे वार्ता शुरू की। जब अपने अधिकारी स्तर की जो कूटनीतिक वार्ता की डेट तय की, पर जब एलओसी का 4 बार उल्लंघन हुआ, ज्यादा बार हुआ, तुरंत निर्णय करने में हिचकिचाहट नहीं की सरकार ने। यह सरकार ने करके दिखाया। सरकार ने अमेरिका का प्रेशर होते हुए भी
सरकार ने पड़ोसी देशों को पहल देकर हमारी विदेश नीति कैसे रहेगी ये बताया है। अमेरिका, रूस, चाइना बड़े देशों में जाने के पहले भूटान, नेपाल और ये इस प्रकार के देशों में जाकर चुनावी कैंपेन के दौरान ये कहा गया था अगर एक सैनिक इस देश में हम लोगों को स्वागत करना चाहते हैं, हजारों लाखों सैनिकों के लिए को शहीद कर दिया 15 जाएगा। अगस्त को ये तो देश में रिकॉर्ड हो गया कि 15 अगस्त को एक आध घोषणा होती है और 26 अगस्त तक 11 दिनों में सुनेंगे, आपको भी सुनाएंगे। 2 करोड़ 16 लाख अकाउंट आज तक खुल गए। कोई इनको बताए 1 करोड़ तो हमारी सरकार के टाइम पे हो गए थे, अकाउंट रिन्यूअल किए। जाजू जी आंकड़े तो सही लाइए, आंकड़े तो सही लाइए। बोलना बहुत आसान है, जैसे आपने कहा 10 साल से प्रैक्टिस की हुई है आप लोगों ने, 10 साल से प्रैक्टिस है जाजू जी। उपलब्धि में 2 करोड़ 16 लाख अकाउंट खुल जाते हैं, ये देश के रिकॉर्ड है आज तक। नहीं, प्रियंका जी कह रहे हैं कि वो तो यूपीए सरकार ने खोल दिए थे, एक्सीडेंट का फायदा हुआ है। श्याम जी, प्रियंका चतुर्वेदी कह रही हैं। यही तो आपने कहा, सच कहा कि आप लोगों को बोलना बहुत आसान लगता है। प्रधानमंत्री से लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता तक सिर्फ बोलते रहे हैं, एक्शन तो यूपीए के कार्यकाल के आंकड़े नहीं बता रहा हूं मैं, ये जनधन योजना के 11 दिनों में आप अपना, आप बहुत सीनियर लीडर हैं, आप मजाक ना बनाएं टेलीविजन चैनल्स पे जा जाकर। ठीक है गौरव, 2 करोड़ 16 लाख से एक भी अकाउंट राघव चड्ढा माफी मांगे जी, मैं अपनी बात ये रखना चाह रहा चाहिए अपने 10 साल में 1 लाख। देखिए, मैं मुझे हंसी आ रही है जब मनरेगा जैसी स्कीम्स की आप बात करते हैं, आधार की बात करते हैं। कोई एक नई स्कीम बताइए जो आपने शुरू की हो 100 दिनों में। आप यूपीए की सारी पॉलिसीज को अपनी बताए दे रहे हैं, खाते जो खोले गए उनको अपने बताए दे रहे हैं। जनता ने हिसाब किताब पूरा कर दिया। किसी भी सरकार के कामकाज का अगर आकलन करना है तब 100 दिन काफी नहीं है, ये नाकाफी है। लेकिन इन 100 दिनों में सरकार दशा और दिशा तय कर सकती है कि वो कहां जाएगी आने वाले 5 सालों में। लेकिन अगर मोदी सरकार को लेकर हम बात करें, चुनौती से भरे रहे हैं ये 100 दिन। ऐसे कई मोर्चे रहे जहां सरकार फंसती नजर आई और कई मामलों में उसकी कड़ी आलोचना भी हुई है। मोदी सरकार के अच्छे फैसलों को लेकर जहां उनकी तारीफ हुई, तो कुछ फैसलों को लेकर उन्हें कटघरे में भी खड़ा किया गया। विपक्ष मोदी सरकार को पूरी तरह नाकाम ठहरा रहा है। ये 100 दिन का सच ये है कि भारत के लोगों को एक बात समझ आ गई है कि जो अच्छे दिन के मन लुभावने सपने भारतीय जनता पार्टी ने दिखाए थे, वो अच्छे दिन भारत के लोगों के लिए नहीं थे, पर भारतीय जनता पार्टी के लिए थे। प्राइस राइज तो बिल्कुल आम आदमी आज परेशान है। लोगों को ये उम्मीद थी कि नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद कम से कम महंगाई से उनको छुटकारा मिलेगा, तो महंगाई दिन प्रतिदिन और बढ़ती जा रही है और आम आदमी का जीना मुश्किल हो रहा है। मोदी सरकार में स्मृति ईरानी को मानव संसाधन मंत्री बनाए जाने पर पूरे देश में विवाद छिड़ गया। स्मृति ईरानी की डिग्री पर तो विवाद हुआ ही, विरोधियों का कहना था कि उन्हें उनकी योग्यता से बड़ा पद दिया गया। सरकारी कामकाज को हिंदी में करने की मोदी सरकार के फैसले पर भी विवाद हुआ। कई राज्यों के गवर्नर को हटाने और अपनी पसंद के गवर्नर नियुक्त करने को लेकर भी मोदी सरकार विवादों में रही। मंत्रियों को अपनी मर्जी से पीए पीएस रखने को लेकर भी सरकार उलझती नजर आई। पहले इस मामले में मंत्रियों पर पाबंदी लगाई गई थी, जिसे बाद में हटा लिया गया। धारा 370 को लेकर भी मोदी सरकार विवादों में रही। पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने बयान दिया था कि धारा 370 की वजह से कश्मीर का विकास रुक रहा है और उसका विरोध राजनीतिक कारणों से हो रहा है। मुस्लिम आरक्षण को लेकर अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री नजमा हेपतुल्ला के एक बयान से भी सरकार की खूब किरकिरी हुई। नजमा हेपतुल्ला का कहना था कि देश में मुस्लिम अल्पसंख्यक नहीं है। हिंदू शब्द के प्रयोग को लेकर संघ के बयान को लेकर भी मोदी सरकार को निशाना बनाया गया। संघ प्रमुख मोहन भागवत का कहना था कि हिंदुस्तान में रहने वाले सभी लोगों को हिंदू कहा जाना चाहिए। सांसद योगी आदित्यनाथ के बयान पर भी बीजेपी सरकार को आलोचना सहनी पड़ी। योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि जहां जहां एक समुदाय की संख्या ज्यादा होती है, वहीं हिंसा ज्यादा होती है। यूपी के कुछ हिस्सों में हुई हिंसा के आरोपियों को सुरक्षा दिए जाने पर भी सरकार की निंदा हुई है। पाकिस्तान से लगातार सीज फायर के उल्लंघन को लेकर भी मोदी सरकार पर उंगलियां उठाई गईं। विरोध इस बात को लेकर था कि सरकार पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। हाल ही में गृह मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे पर भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के आरोपों ने भी सरकार को मुश्किल में डाल दिया। राजनाथ के बेटे पंकज पर किसी अधिकारी के ट्रांसफर करवाने के लिए रिश्वत लेने की खबरें थी। ब्यूरो रिपोर्ट,
न्यूज एक्सप्रेस। बहुत से विवाद हैं जो इन 100 दिनों में देखने को मिले। राघव चड्ढा, ब्रेक पर जाने से पहले आपको रोकना पड़ा था, आप कुछ कहना चाह रहे थे श्याम जी की बात पर, और इन विवादों पर भी आपसे एक कमेंट चाहेंगे छोटा सा। जी बिल्कुल, देखिए मैं 3-4 बातें रखना चाहूंगा। इस सरकार ने सत्ता में आने के लिए कई सारे वादे करे। कहा, अगर मोदी जी के ही शब्द हैं कि यदि मेरे को 100 दिन के लिए सत्ता दे दी जाए तो मैं काला धन देश में वापस ले आऊंगा, नहीं ला पाया तो मुझे सूली पे चढ़ा देना। राजनाथ सिंह जी ने उसके ऊपर भी ये जाके महाराष्ट्र में कैंपेन करके ऐसे कई वादे करे। उन्होंने ये कहा कि किसानों के लिए हम स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू करेंगे, 50% का मुनाफा देंगे लागत के ऊपर, 1% का मुनाफा भी नहीं दिया। काला धन कहां है? आज जनता पूछ रही है, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पे जनता पहुंची हुई कि काला धन कहां है। तो ये तमाम तरीके के ऐसे जो वादे इन लोगों ने करे हैं, ऐसे सपने दिखाए हैं कि 17 मई को सुबह भ्रष्टाचार गायब हो जाएगा, हजारों करोड़ों की तादाद में नौकरियां मिल जाएंगी, तो ये आज जनता के सामने कुछ नहीं हुआ। चुकी हैं। दूसरी अहम बात मैं ये बोलना चाहूंगा, इन्होंने एक बहुत अहम बात बोली थी कि हम अपराधीकरण खत्म करेंगे, हम राजनीति से अपराधीकरण का सफाया करेंगे। इनके 45 मिनिस्टर हैं, उनमें से 13 मिनिस्टर के ऊपर बहुत सीरियस क्रिमिनल चार्जेस हैं, और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया, उसमें पीएम और सीएम को नसीहत दी गई। एलिगेशन आया, सुप्रीम कोर्ट प्रधानमंत्री को डायरेक्शंस दे रहा है कि आप ऐसे करिए, परंतु सरकार चुप्पी साधे हुई है। नहीं, निर्देश नहीं देते। राघव थोड़ा सा करेक्शन है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था हम निर्देश नहीं दे सकते, लेकिन एक तरह की नसीहत थी सीधे शब्दों में कि कैबिनेट में शामिल ना करें। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। आपको रोकना चाहूंगा राघव, वक्त हमारे पास कम है। वरिष्ठ पत्रकार शंभुनाथ शुक्ला भी हमारे साथ यहाँ पर है, उनके नजरिए से समझ लें सरकार के 100 दिनों को। एक बात मैं और जोड़नी चाहूंगा, देखिए इन्होंने बात करी अपनी विदेश की नीति की। राजनाथ सिंह जी से पूछा गया कि चीन के सैनिक हमारी सेना ये हमारी देश में घुस आए, आपका क्या कहना है? उनका कहना था कि चीन तो कभी कभार ऐसे भूले भटके आ जाता है, कोई बात नहीं। और जहां तक ये पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान को इन्होंने पूरा सिग्नल दे दिया है कि हमारी विदेश नीति ही साफ नहीं है। कभी हम उनको बुला लेते हैं, कभी हम बातचीत रोक देते हैं, कभी हम सेपरेटिस्ट के खिलाफ स्टैंड लेते हैं, कभी सीज फायर वायलेशन 1971 से ज्यादा हो जाती है। तो सरकार कुल मिलाकर भूल चुकी है कि गवर्नेंस होती कैसे है। पॉलिटिकल पार्टीज की राइवलरी होती है, वो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, लेकिन उससे अलग हट के देखें तो 100 दिन कोई कम नहीं होते, बहुत होते हैं। 100 दिन में किसी सरकार को दशा दिशा ही नहीं, उसके कार्यशैली को ऊपर रखने के लिए 100 दिन बहुत होते हैं। इन 100 दिनों में आप पाएंगे कि मोदी सरकार ने क्या किया। हम इसकी तुलना मनमोहन सरकार से नहीं करते, हम इसकी तुलना पिछली एनडीए सरकारों से करते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार से करते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में कुछ 100 दिनों में महंगाई पर लगाम आया था। सबसे बड़ी बात जिससे जनता प्रभावित होती है, ऐसी चीजें सोची हैं, महंगाई पर लगाम फौरन आ गया था। वो महंगाई पर लगाम ये सरकार नहीं लगा पाई, जबकि इनका सारा फोकस महंगाई पर था कि प्याज के दाम बढ़ गए, टमाटर के दाम बढ़ गए, तमाम सारी चीज़ों के दाम बढ़ गए। उस पर लगाम लगाना तो दूर, बल्कि उनके दाम और आसमान पे पहुंच गए। इसके अलावा जो दूसरे वादे किए गए थे, जैसे भ्रष्टाचार, अब इन्होंने कहा कि रेड टेप नहीं होगा, रेड कारपेट बिछाया जाएगा। तो रेड टेप आपने क्या खत्म किया? क्या इस तरह से अगर किसी मंत्री को आप PAPS रखने की अनुमति तक नहीं देते हैं तो रेड टेप खत्म नहीं, बढ़ रहा है, क्योंकि रेड टेप जो है अब सीधे PMO से कंट्रोल होने लगा बजाय मंत्रियों से कंट्रोल होने के। तो उसका कहने से रेड टेप तो सेंट्रलाइज हो गया, रेड कारपेट बिछाए जाएंगे। हम कह रहे हैं कि अगर अभी जापान से आप समझौते कर रहे हैं बहुत सारे, इसमें एक बात होना चाहिए, जापान हमारे यहाँ किन सेक्टरों में पूंजी निवेश करेगा। तमाम तरह के सवाल श्याम जी, चूंकि वक्त कम है, 30 सेकंड में आपसे आना चाहूंगा। संघीय ढांचे को मजबूत करने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते रहे, लेकिन हरियाणा में पहुंचे, वहां पर हुड्डा की हुटिंग हुई, हेमंत सोरेन की हुटिंग हुई, ये भी एक आप पर आरोप लग रहा है सरकार पर। यह भी है कि 3 महीने के कार्यकाल में 8 राज्यपालों को इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया, 2 को बर्खास्त कर दिया। आपके मीडिया के माध्यम से लोगों ने भी देखा है हुड्डा की हुटिंग कैसे हुई, झारखंड में कैसे हुई और मोदी जी का रोल वहां पर क्या था। किसी नेता की लोकप्रियता के कारण जनता इंस्टेंटली कोई रिएक्शन करती है तो उसको किसी पर लांछन लगाना ये गलत बात है, रोका जा सकता है। सवाल रहा है कार्य पद्धति का, सवाल रहा है कार्यशैली का। ये सरकार आते ही जो उनका ये 3 महीने में एक भी भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा नहीं है, ये क्या कम बात है? यूपीए का एक भी दिन खाली नहीं जाता था, हर रोज भ्रष्टाचार के मुद्दे उठते। ठीक है, दूसरा, सब मंत्रियों को अपनी प्रॉपर्टी डिक्लेयर करो। ठीक है, प्रियंका चतुर्वेदी, बहुत कम वक्त है, 30 सेकंड में जवाब दे दीजिए श्याम जी की बात को। गुमराह कर रहे हैं जनता को। कांग्रेस ने 2011 में रिजल्ट आया था, जजमेंट आया था पार्टी के एमपी इस पर एसआईटी का गठन करो। प्रियंका, हमने आते ही पहले दिन काला पैसा वापस लाने के लिए एसआईटी का गठन किया है। 1 मिनट, ये बात नहीं करेंगे? अरे देश को गुमराह कर रहे हैं आप मीडिया। मैं जवाब दे सकती हूँ? जी प्रियंका बोलिए।
मैं जवाब दे सकती हूँ। जी बोलिए। हमने जैसे शुरुआत में ही कहा था, जैसे शुक्ला जी भी केवल कह रहे करप्शन का ही जवाब हैं दे कि दो कूद के प्रियंका पैर जी, पालने में दिखते हैं। कांग्रेस के 100 दिन काफी है कार्यकाल के करप्शन का ही देखने जवाब को काफी कि है। इस सरकार ने जो वायदे कर आज चुनकर आई है वो उन वायदों से पीछे हट रही है, क्योंकि ये भी जानती है कि इन्होंने जो वादे किए थे इनकी कैपेबिलिटी नहीं है, क्षमता ही नहीं है उनको पूरा करने की। 100 दिन काफी है डिस्कशन करने के, डिबेट करने के। जो मुद्दे हैं उन सबसे हटी है, उन सबसे पीछे हटी है। तो वही हम जैसे शुक्ला जी कह रहे थे कि जो मुद्दों पे आए हैं वो फेल हुए हैं, तो वो दिख ही रहा है, स्पष्ट हो ही रहा है। माफी चाहूंगा प्रियंका, यहाँ पर जो रिजल्ट्स आ रहे थे ब्रेक के लिए वो रुकना देश होगा। की जनता भी देख पा रही है। ठीक है प्रियंका, ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना होगा। राघव शुक्रिया आपका यहाँ पर आने के लिए, श्याम जी शुक्रिया, शंभुनाथ जी आपका शुक्रिया। लेकिन इन 100 दिनों की सरकार को लेकर अगर सरकार अपनी उपलब्धियां गिना रही है तब विवाद में उसके हिस्से में बहुत कुछ आता है। और सबसे बड़ी बात, जो बड़े विवाद है, चाहे वो हिंदुत्व को लेकर हो या फिर योगी आदित्यनाथ और प्रवीण तोगड़िया के बयानों को लेकर हो, उस पर पीएम की खामोशी भी सवालों के घेरे में। छोटे से ब्रेक के बाद खबरें जारी हैं।